हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से ललिता आनंद प्रकाश आपके सामने प्रस्तुत हूँ सृजनात्मक बालक के टॉपिक को लेकर के। जो कल हमने इसकी परिभाषाएं पढ़ी थी और इसी के साथ हमने पढ़ा था इसके कारण, और आज हम पढ़ेंगे सृजनात्मक बालक के मापन की विधियां। ठीक है, शुरू करते हैं टॉपिक। समय को न गवाते हुए सृजनात्मकता के मापन की विधियां। आज हम पढ़ेंगे इसकी विधियां। देखिए, सृजनात्मक मापन की विधियों के अंतर्गत तीन नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं: गिलफोर्ड, टॉरेंस और मेडनिक। जी हाँ, इसकी विधियों के अंतर्गत तीन नाम सबसे महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? गिलफोर्ड, टॉरेंस और मेडनिक। ठीक है, लिख देते हैं। सृजनात्मकता के मापन के लिए तीन नाम सबसे महत्वपूर्ण हैं। और वे कौन से हैं? पहला है गिलफोर्ड, दूसरा है टॉरेंस और तीसरा है मेडनिक। इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। गिलफोर्ड, टॉरेंस और मेडनिक। ठीक है, देखिए, सृजनात्मकता के मापन के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने विधियां बनाई हैं। इसकी मापन के लिए, लेकिन उन सभी को छोड़ते हुए हम इन तीन वैज्ञानिकों को लेके चलेंगे, या बोलेंगे कि इन तीन मनोवैज्ञानिकों को लेके चलेंगे। किस किस को? गिलफोर्ड, टॉरेंस और मेडनिक। इन तीनों ने अलग अलग रूप लेकर के विधियां प्रस्तुत की हैं, जिसके अंतर्गत सृजनात्मकता के मापन को मापा जा सकता है, या बोलेंगे कि सृजनशील बालक का मापन किया जा सकता है। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे गिलफोर्ड की विधियां। तो गिलफोर्ड की विधियों के अंतर्गत दो विधियां इन्होंने बताई हैं, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, हम एक एक करके पढ़ लेंगे। गिलफोर्ड की विधि। गिलफोर्ड ने दो विधियां दी हैं इसकी। सबसे पहली हम पढ़ेंगे असाधारण उपयोग
विधि, असाधारण उपयोग विधि। इसमें हम पहले लिख लेते हैं। इस विधि में छात्र के सामने कोई वस्तु प्रस्तुत की जाती है, कोई वस्तु प्रस्तुत की जाती है और उसे उस वस्तु के अधिकतम उपयोग बताने को कहा जाता है। जो छात्र जितने अधिक उपयोग बताएगा जितने अधिक और मौलिक हम इसमें ऐड करेंगे, उपयोग बताएगा वह उतना ही सृजनशील होगा। देखिए, गिलफोर्ड की विधि के अंतर्गत पहली विधि हम पढ़ रहे हैं, असाधारण उपयोग की विधि। असाधारण उपयोग की विधि, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि साधारण उपयोग तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन साधारण से हटकर कुछ नया उपयोग बताना इसके अंतर्गत आता है। मैंने कल भी बताया था, दोबारा आपको याद दिलाऊंगी मैं उदाहरण। इसमें देखिए, इस विधि में छात्र के सामने कोई वस्तु प्रस्तुत की जाती, कोई एक चीज प्रस्तुत की जाती है और उस चीज के अधिकतम उपयोग बताने के लिए कहा जाता है कि उस चीज को अधिक से अधिक कितने रूप में उपयोग कर सकते हैं, ये उसको बताने के लिए कहा जाता है। जितने अधिक और मौलिक उपयोग बताएगा, देखिए ध्यान से देखिए, अधिक तो है ही है, साथ में एक और शब्द आया है मौलिक उपयोग बताएगा, वह उतना ही सृजनशील होगा। देखिए, मौलिक का अर्थ है कि परंपराओं से हटकर नया रूप बताना। तो परंपराओं से हटकर का अर्थ ये नहीं है कि एकदम ही अलग हो जाए। कहने का अर्थ है जो सभी उपयोग बताते हैं उस उपयोग से हटके। मैंने आपको कल दुपट्टे वाला बताया था कि बच्चे के सामने या छात्र के सामने एक दुपट्टा प्रस्तुत कर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि दुपट्टे का उपयोग किस किस क्षेत्र में या अधिक से अधिक उपयोग आप बताइए। तो बच्चा बोलता है कि इसको सूट के ऊपर ओढ़ने का काम आता है, तो ये नॉर्मली सभी बता सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि दुपट्टा मेनली किसके लिए बना है, सूट के साथ के लिए बना है और लड़कियां इसको सूट के ऊपर धारण करती हैं। ठीक है, उसके बाद और अधिक उपयोग या मौलिक उपयोग उसको बताने के लिए कहा जाता है, तो वो बताता है कि इसको हम रस्सी की जगह काम में ले सकते हैं। बच्चा गाड़ी खेलता है, रस्सी नहीं मिल रही तो दुपट्टा बांध करके उसको खींच सकते हैं। अगर कुंड में
में से या तालाब में से पानी निकालना हो, रस्सी ना हो तो बाल्टी से दुपट्टे को बांध लो और पानी खींच दो। फिर दुपट्टे को हम पर्दे के रूप में काम में ले सकते हैं। फिर दुपट्टे को हम और भी अलग क्षेत्र में काम में ले सकते हैं। तो ये पर्दे के रूप में काम लेना, ये बच्चे की सृजनशीलता के कारण वो बता रहा है। जो बच्चा जितना अधिक सृजनशील होगा वो उतने ही उसके अधिक मौलिक उपयोग बताएगा। तो ये था असाधारण उपयोग की विधि। उसके बाद हम दूसरी विधि पढ़ेंगे। दूसरी हमारी विधि है परिणाम परीक्षण विधि। कौन सी विधि है हमारी दूसरी? परिणाम परीक्षण विधि। परिणाम परीक्षण विधि। इसको लिख लेते हैं हम पहले। इस विधि में छात्र के सामने एक अवस्था परिवर्तित करके या परिवर्तित करते हुए प्रस्तुत की जाती है। और छात्र को उस परिवर्तन के परिणाम बताने को कहा जाता है। जो जितना अधिक परिणाम बताएगा वह उतना ही सृजनशील होगा। देखिए, ये है परिणाम परीक्षण विधि। इस विधि में छात्र के सामने, जैसे नाम से पता चल रहा है कि उसको परिणाम बताना है और इसका परीक्षण किया जाता है। इस विधि में छात्र के सामने एक अवस्था परिवर्तित करते हुए प्रस्तुत की जाती है और छात्र को उस परिवर्तन के परिणाम बताने को कहा जाता है। जो जितना अधिक परिणाम बताएगा वह उतना ही सृजनशील होगा। देखिए कि बच्चे के सामने कोई भी कंडीशन रख के कहा जाता है कि मान लीजिए एक बच्चा बैठा है और उसको बोला जाता है कि मान लो बेटा कि अगर तुम्हारे गणित में जो तुम्हारा सबसे एक तरह से बोलेंगे कि वीक सब्जेक्ट है, बच्चा गणित में अच्छे से नहीं पढ़ पाता, और उसको बोलेंगे कि मान लो बेटा कि तुम्हारे गणित में 100 में से 99 नंबर आए हैं तो तुम क्या करोगे।
ठीक है। तो वो बच्चा उसके अनेक परिणाम बताएगा उसके। जैसे मान लीजिए कि वो पहले बताया था, जैसे ही मेरे 99 नंबर आएंगे तो सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद दूंगा, उसके बाद मैं दुकान जाऊंगा, मिठाइयाँ लाऊंगा, फिर अपने घर पे लेकर के जाऊंगा, सबको खिलाऊंगा, मोहल्ले में खिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऐसे नंबर आना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो बच्चा पहले से ही गणित में वीक था। तो वो जितने उसके परिणाम बताए। तो इसी प्रकार दूसरा बता दीजिए, मान लीजिए आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है तो बेटा उसके क्या परिणाम होंगे। तो वो बच्चा था वो स्कूल वाला उदाहरण तो उससे संबंधित था, लेकिन बाढ़ का उसके समाज से भी संबंधित है। तो उस बच्चे को बोला जाएगा कि बेटा अगर मान लो आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है और आप भी उससे ग्रस्त हो जाते हैं या उसके अंतर्गत चपेट में आ जाते हैं तो क्या परिणाम होंगे। तो वो बच्चा सब चीज़ें बताएगा कि यहाँ का जो भौतिक स्वरूप है वो ही बदल जाएगा, लोगों के घर में पानी आ जाएगा, इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है। या फिर उसको बोलेंगे कि कोई अच्छे उदाहरण बताए जिससे बचा जा सकता है। तो बच्चा जितने अधिक विकसित करके अपने विचारों को बताएगा तो वो बच्चा उतना ही सृजनशील होगा। तो टॉरेंस की विधि के अंतर्गत गिलफोर्ड की विधि के अंतर्गत 2 विधियां हमने पढ़ी हैं। उसके बाद गिलफोर्ड की विधि हो गई हमारी। अब हम पढ़ेंगे टॉरेंस की विधि। देखिए, टॉरेंस ने 1956 में सृजनात्मक बालक के मापने के लिए कुछ विधियां बताई, जिसमें उन्होंने 3 विधियों को प्रस्तुत किया। लिख लें। पहले टॉरेंस की विधि। तो मैंने आपको बताया कि टॉरेंस ने 1956 में सृजनशील बालकों को मापने के लिए 3 विधियां बताई जो महत्वपूर्ण है, हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले 1956 में इन्होंने सृजनात्मकता को मापने की कुछ विधियां बताई। इसमें पहली विधि है पूछना और अनुमान लगाना। पहली विधि क्या है? पूछना और अनुमान लगाना। पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले लिख लेते हैं। इस विधि में छात्र के सामने एक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। और उसे यह बताना होता है कि यह चित्र क्यों बना और आगे
क्या होने वाला है। इस प्रकार छात्र के प्राप्त उत्तरों के अनुमान पर सृजनात्मकता का मापन किया जाता है। देखिए, पूछना और अनुमान लगाना जैसे विधि के अंतर्गत है। ये पहले हम पूछेंगे और जो उत्तर मिलेगा उससे हम अनुमान लगा लेंगे कि बच्चे के अंतर्गत सृजनशीलता कितनी है। इस विधि में छात्र के सामने एक चित्र प्रस्तुत किया जाता है और उसे यह बताना होता है कि यह चित्र क्यों बना है और आगे क्या होने वाला है। इस प्रकार छात्र के प्राप्त उत्तरों के अनुमान पर सृजनात्मकता का मापन किया जाता है। यानी मान लो कि एक बच्चे के सामने चित्र प्रस्तुत किया जाता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी बना रखा है, पृथ्वी का चित्र बना रखा है और पृथ्वी के ऊपर कहीं भी ग्रीनरी नहीं दिखा के रखी, यानी कि पेड़ पौधे पर्यावरण के अंतर्गत हरियाली नहीं दिखा के रखी। पूरी पृथ्वी पर केवल मिट्टी ही मिट्टी और प्रदूषण ही प्रदूषण है। ठीक है, तो उस बच्चे को कहा जाता है कि ये चित्र क्यों बना है और इसके परिणाम क्या होंगे। तो वो बच्चा उसको देख के बोलेगा कि ये चित्र इसलिए बना है कि वर्तमान समय में हम जो पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या एक तरह से बोलेंगे कि पेड़ों का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं और वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हरियाली नहीं रहेगी, वन भी नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, जिससे मानव जीवन जीना असंभव हो जाएगा और पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा और कोई भी जीव सही प्रकार से वायु भी शुद्ध रूप में नहीं ले पाएगा। तो उसने परिणाम बता दिया। जितना अधिक और अच्छा परिणाम वो बच्चा उस चित्र का बताएगा, तो वो बच्चे की सृजनशीलता हम उसके उत्तर के अनुमान पर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा उत्पादन उन्नति। दूसरा है उत्पादन उन्नति। देखिए, उत्पादन उन्नति के अंतर्गत क्या होगा कि छात्र को एक खिलौना दिया जाएगा। ठीक है, एक खिलौना दिया जाएगा और उस खिलौने से उसको कहा जाएगा कि इस खिलौनों को इतना तोड़ो मरोड़ो कि इसकी नवीन आकृति बनकर सामने आ जाए। ठीक है, तो जितनी अधिक और अच्छी आकृति वो खिलौनों को तोड़ मरोड़ के बना सकता है, तो वो बच्चा उतना ही सृजनशील होगा। तो गाइस, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से ब्रीफली। अब मैंने एक बार इसका इंट्रोडक्शन दे दिया और आज के लिए इतना ही। और हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताते रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।